Hello students, today we are going to read the 8th chapter of Social and Political Life of class 6. So guys, now let's begin. The chapter's name is Rural Livelihood. So guys, now let's begin it. देखिए इस चैप्टर में आप जानेंगे जो गांव में जीवन चलाने का जो मेन जरिया होता है वो क्या होता है. So guys, now let's begin. What kind of life is there in the रूरल एरियाज़. तो किस तरह की लाइफ होती है रूरल एरियाज़ में. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गांव लाइफ की होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है सिटी लाइफ से. ठीक है, क्योंकि वहाँ जो मेन हमारा अर्निंग सोर्स है वो सिर्फ खेती होता है. ठीक है, खेती के अलावा भी कुछ लोग जानवर पालते हैं. ठीक है ना, कुछ एनिमल्स वगैरह पाल लेते हैं. ठीक है, जिसमें गोट्स, काव, बफलोस. ठीक है ना, तो इनसे वो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह गेन करते हैं. इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्राफ्टिंग का. ठीक है, पॉटरिंग. ठीक है, या डेली बेसिस पर किसी के लिए काम करना. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन होती है. ठीक है, और कुछ ऐसे भी होती हैं जिनके पास जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, मतलब जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती. किसी के पास तो खुद के साधन होते हैं और किसी के पास खुद के साधन नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं. लार्ज फार्मर्स. सबसे पहले वो फार्मर्स आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती होती है, मतलब खेती के लिए जगह होती है. जैसे कि लगभग आप मान सकते हैं कि लार्ज फार्मर कैटेगरी में उनको रखा जाता है जिनके पास अब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होता है खेती के लिए. तो ये जो फार्मर्स होते हैं इनको लार्ज फार्मर्स कहा जाता है. मतलब इनके पास खुद की इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन. ठीक है, हार्वेस्टिंग और सोइंग मशीन, स्प्रिंकलर्स जो पानी सींचने के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ से. तो ये सारे इनके पास साधन खुद के ही होते हैं. ठीक है, तो ये खेती करते हैं, काफ़ी लार्ज एरिया में करते हैं, काफ़ी बड़े. ठीक है ना, बहुत ही. तो ये सुपीरियर क्वालिटी की मतलब सीड्स वगैरह यूज़ करते हैं. जो एम्प्लॉय हैं ये उनको हायर करते हैं. ठीक है, एज अ लेबर जो उनको खेती बाड़ी करने में मदद करते हैं. ठीक है, इनके खुद के पास ट्यूबवेल होते हैं, मतलब पानी का सोर्स होता है, ये जिस अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं. इनको इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद के सोर्सेस होते हैं. ये जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है ना, जो इनका जो मेन उद्देश्य होता है क्रॉप उगाने का, वो होता है पैसा कमाना. वो जो क्रॉप उगाते हैं उस पर कैश क्रॉप उगाते हैं, मतलब उसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि उसको सेल करके वो पैसा कमाते हैं. तो उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि इससे पैसा कमाने के लिए. ठीक है, और ऐसे जो फार्मर्स होते हैं, अगर हम पूरे इंडिया के फार्मर्स की बात करें तो उनमें ऐसे फार्मर्स की संख्या 1% है, ओनली 1%. आगे है आपका मीडियम फार्मर्स. देखिए मीडियम फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक लैंड होता है. ठीक है ना, ये कम कमाते हैं लार्ज फार्मर की अपेक्षा. इनके पास खुद के किसी के पास सोर्सेज होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं, लेकिन ये इतना अपना मतलब कमा लेते हैं या अर्न कर लेते हैं ये भी कि अपना खर्चा आसानी से अपने परिवार का उठा सके. मतलब कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, तो ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट होता है, अगर लॉस भी होता है तो ज़्यादा नहीं होता. मतलब ये अपनी साल का जीवन चलाने के लिए, मतलब साल भर तक का खर्चा निकालने के लिए खेती से निकाल लेते हैं. तो इनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते, तो ये हायर कर लेते हैं इन इक्विपमेंट्स को. ठीक है ना, एग्रीकल्चर पर्पज़ से. ऐसे जो फार्मर्स होते हैं वो अपना ज़्यादातर जो काम है विदाउट लोन के भी कर लेते हैं. मतलब उन्हें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो वो कमा रहे हैं, मतलब जिससे खेती से निकाल रहे हैं, उसी को अगले साल के लिए यूज़ कर लेते हैं और उसी में इनका चलता रहता है. आगे है आपका मार्जिनल फार्मर्स. देखिए मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है. ऐसे फार्मर्स को मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है. ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, ना तो ये परचेज कर सकते हैं कोई भी इक्विपमेंट, तो ये हायर करते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं. ठीक है ना, और बहुत सारी मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये खुद ही करते हैं एक तरह से. मतलब जैसे कि पौधा लगाने का काम हो या फिर फसल काटने का काम हो, तो ये हाथों से ही खुद कर लेते हैं. और इसमें फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं. मतलब सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मिंग की वो खुद ही करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए और ना ही इक्विपमेंट्स होते हैं. तो ये खुद ही मतलब पैसा बचाते हैं. फैमिली के मेम्बर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब कामों में. ठीक है ना, ये पैसे भी उधार लेते हैं कभी कभी हाई इंटरेस्ट पे. ठीक है ना, जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसा उधार देते हैं इनको. ठीक है, उनसे. और ये
ऐसे जो फार्मर्स होते हैं इनके पास खुद के ट्यूबवेल नहीं होते, कहने का मतलब खुद का पानी का सोर्सेस नहीं होता है, तो ये डिपेंड होते हैं दूसरों पर, ठीक है, या फिर मानसून पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मानसून अगर डिले होता है या कम ज़्यादा बारिश होती है तो इनकी जो हार्वेस्ट होती है, जो खेती होती है, इस पर इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसी पे इनकी मतलब जो इनकम होती है मानसून पे भी बहुत हद तक डिपेंड रहती है, क्योंकि पानी का सोर्सेज जो मानसून पे ही डिपेंड है इस वजह से, ठीक है ना। तो कभी इनको फ़ायदा भी होता है, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं होता है, और कभी काफ़ी मतलब नुकसान भी होता है काफ़ी समय, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको भी रियर करते हैं, ठीक है, और पोल्ट्री वगैरह ये सब में भी इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इनके लिए बन जाता है। आगे है लैंडलेस फार्मर। देखिए लैंडलेस फार्मर वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती। वो क्या करते हैं, दूसरे के लिए वर्क करते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऐसे फार्मर्स की जो लैंडलेस फार्मर है, मतलब उनकी संख्या बढ़ी है, मतलब एक तरह से आप उनको लेबर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो खेती बाड़ी का जब काम आता है तभी ये इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से जब इनके पास मतलब वो समय आता है जब खेती बाड़ी का काम नहीं चलता है, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब ये खेती बाड़ी के काम कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, तो इनको डेली बेसिस पे ही वेजेस मिलता है, जिससे क्या होता है कि इनकी इनकम जो होती है वो बहुत लेस होती है, मतलब एक दो दिन के लिए तो खर्चा चल जाता है, लेकिन ये सब जब तक इनको मिलता है जब तक उनको ये सारी चीज़ें, मतलब खेती का काम चल रहा है, मतलब सीजनल कह सकते हैं आप इस वर्क को, ठीक है ना। और जब खेती बाड़ी का काम नहीं चल रहा होता है, फसल कटाई या बुवाई का या पौध मतलब उगाने का, लगाने का, तो ये सब उस वक्त में फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो जो वक्त ये फ्री होते हैं उस समय खर्चा चलाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, कभी कभी लोन भी लेना पड़ता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है, कुछ फार्मर्स इनको लोन देते हैं और ये लोन पटाने में मतलब कैपेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये कंस्ट्रक्शन लेबर बन जाते हैं, उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, तो उनके लिए फिर ये वर्क करते रहते हैं रेगुलर, ठीक है ना। आगे है व्हाट हैपन्स इफ द पुअर फार्मर्स कैन नॉट रिपे देयर लोन्स। अगर जो गरीब किसान है वो अपना लोन पे नहीं कर पाते तो उनके साथ क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो गरीब किसान होते हैं वो अपनी खेती बाड़ी पे बहुत हद तक उस लोन पे डिपेंड रहते हैं, मतलब बीज के लिए या उसमें पौध लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए ये लोन पे डिपेंड रहते हैं। तो थोड़ा बहुत ये लोन लेते हैं बैंकों से या जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे, ठीक है, फिर उसको ये खेतों में लगाते हैं। अगर उसमें कुछ घाटा या नुकसान हो जाता है या इनके अलावा इनकी जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उनमें भी ये पैसा चाहिए होता है, लेकिन इनके पास इंसफिशियंट पैसा होता है, तो ये लोन वगैरह लेकर ही उसकी पूर्ति करते हैं। अगर घर में कोई बीमार भी पड़ जाता है तो उस कंडीशन में इनको लोन लेना पड़ता है, मतलब तो कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कभी कभी कि ये अपना लोन रिपे नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि इनको जो थोड़ी मोटी छोटी जितना भी इनके पास ज़मीन का हिस्सा है उसको बेचने की नौबत आ जाती है, और इस तरह से ये एंडलेस साइकिल, मतलब लोन की एक एंडलेस साइकिल है, उसमें फंस जाते हैं। मतलब पहला वाला लोन इन्होंने कर्जा नहीं चुका पाया उसका पूरी तरह से, और दूसरा लोन लेने की नौबत आ गई, और ये ऐसा करते भी हैं जिससे क्या इनकी ज़मीन वगैरह ही बिक जाती हैं। तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत मतलब क्या होते हैं, अंडर डेप्थ चले जाते हैं, काफ़ी मतलब बुरी तरह से कर्ज में फंस जाते हैं। तो जब ये इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो कुछ मनी लेंडर्स क्या करते हैं, इनका शोषण करना शुरू कर देते हैं ऐसे फार्मर्स का। वो इनको ज़बरदस्ती अपने खेतों में बिना पेमेंट के वर्क कराते हैं, मतलब उसको से काम कराते हैं उनसे, उसके लिए कोई पैसा भी नहीं देते, क्योंकि वो पहले से उनके पास उनका काफ़ी सारा कर्ज हो रखा होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको मतलब बहुत ज़रूरत है हेल्प की गवर्नमेंट के थ्रू, कि गवर्नमेंट किसी भी वे में उनकी लाइफ को थोड़ा सा कन्वीनियंट बना सके, किसी भी तरह से ईजी बना सके, जिससे वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके और अपनी लाइफ को मतलब कम से कम पीसफुली तो जी सके, ठीक है, मतलब इन सब झंझट से बच के रह सकें। आगे है अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर व्हाट आर द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज। खेती के अलावा और क्या उनकी मतलब वो क्या काम होते हैं जिनमें वो इन्वॉल्व होते हैं जो विलेजर्स होते हैं। देखिए फार्मिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं गांव में, छोटे मोटे ऑक्यूपेशन हैं जिनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वीविंग, ठीक है ना, पॉटरी, कारपेंट्री, ठीक है ना। ये सारे कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनमें अपनी जीविका चलाने के लिए किसान इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जिनमें जैसे कि ये बुनाई का काम करते हैं, दरी वगैरह बुनना या इसके अलावा कुछ भी, ठीक है। पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं उनमें, कारपेंट्री लकड़ी का कुछ जो भी बनाते हैं वो, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह इन सब में इन्वॉल्व होता है। तो ये भी एक तरह से उनकी
जीविकोपार्जन का एक साधन होता है, ठीक है ना। इन्हीं में से एक है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है उनकी लाइवलीहुड का फार्मर्स के लिए। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें एनिमल्स जैसे काव, बफलो, इनको पालते हैं, रेयर करते हैं, ठीक है, जिनसे इनको जो मिल्क होता है वो ऑब्टेन होता है। और कुछ मतलब बफलो या काव तो ऐसी भी होती हैं जिनका लगभग 20 लीटर्स मिल्क तक प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, इतना दूर तक उनको मिल जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, या तो इनको खुद ही बेचते हैं, वरना कुछ कोऑपरेटिव कंपनियां हैं जो मतलब इन मिल्क को खरीद लेती हैं, गांव-गांव जाके एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। इस मिल्क को खरीद के मतलब प्रोसेस करके प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट हैं वहाँ पे कुछ मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, टाउन में उनमें भेजा जाता है, फिर वहाँ से इनको बेचने के लिए अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। ऐसे ही गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग जो है फेडरेशन एक ऐसा कॉपरेटिव है मतलब जिसमें कि इसी तरह का वर्क होता है। मतलब ये क्या करते हैं कि अपने लोगों को भेजते हैं गांव में, विलेजर्स से मिल्क वगैरह खरीदते हैं। तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, ठीक है। इन्हीं में से एक काफ़ी बड़ा नेम है अमूल, आपने भी सुना होगा। इसको ये क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में चेंज करके अलग अलग जगह भेजते हैं, ठीक है, जिससे कि जहाँ लोगों के पास इन सब की पहुँच नहीं है वो इन पैकेजिंग से या इनके थ्रू उनको परचेज़ कर सकते हैं। आगे है पोल्ट्री फार्मिंग एंड द फिशिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग मतलब जो मुर्गी पालन वगैरह होता है या मछली पालन, इन सब के बारे में, ठीक है। देखिए एक ल्यूक्रेटिव ऑक्यूपेशन है, मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह का ऑक्यूपेशन है मतलब जिसमें हम पैसा काफ़ी कमा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट पर। ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है ना, और काफ़ी तेज़ी से भी ये मतलब ग्रो करते हैं हम इनमें। ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है इनको मेंटेन करने में या इनको इस्टेब्लिश करने में पोल्ट्री फार्म को, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल होते हैं। तो जो रूरल पीपल होते हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं या सोर्स ऑफ अर्निंग मतलब इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ विलेजेस जो है वो ऐसे कॉर्पोरेटिव भी रन कर रहे हैं जिसमें एग सेलिंग, ठीक है ना, फ्लोर्स ऑफ द नियर बाय द अर्बन एरिया, मतलब आसपास के जो शहरी इलाके हैं वहाँ जाके इनको बेचते हैं। उन्हीं में से एक फ़िशिंग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मीन्स है लाइवलीहुड का, जो मतलब उन लोगों के लिए जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, मतलब जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग हैं या फिर बहुत बड़े तालाब जो होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी अच्छा अर्निंग का सोर्स है। फिशिंग और पोल्ट्री दोनों ही अर्निंग के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन ये जो होता है ये सीजनल होता है। मतलब आप जानते हैं कि जून से सितंबर मानसून आता है उस समय, तो ये जो वक्त होता है उस समय काफ़ी हैवी रेन होती है, ठीक है ना। तो मानसून के वक्त में तो इनका मतलब उस समय ये टाइम होता है ये नहीं जाते फिशिंग पकड़ने के लिए, क्योंकि मतलब फिशिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है काफ़ी सारी बारिश हो गई या कुछ मौसम ख़राब हो गया तो ये उसमें ख़राब हो सकते हैं, तो लाइफ थोड़ा रिस्की हो जाती है। इस वजह से ये ऐसे मौसम में इनका जो अर्निंग का सोर्स है वो थोड़ा सा लैग करता है कहीं ना कहीं। आगे हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट वो जो हाथों से बने मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनमें स्मॉल इंडस्ट्री में यही होता है कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाथों के ही बने हुए होते हैं। बहुत सारे विलेजेस में स्मॉल इंडस्ट्री रन होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि कपड़ों पे कलर करना, प्रिंटिंग करना, सिलाई बुनाई करना, हाथों से बने हुए सामान, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर कढ़ाई बुनाई, पेंटिंग, इन सब की मतलब इन सब तरह की जो चीज़ें हैं ये भी इनका एक लाइवलीहुड का सोर्स है। तो ये सब इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, जो लोकल आसपास के लोग होते हैं उनमें, और ज़्यादातर घर के सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे जो कारीगर जो इन मतलब कुछ हाथों से बने हुए सामान को प्रोड्यूस करते हैं वो जगह जगह कुछ फेयर या एग्जीबिशन में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं अराउंड द कंट्री, ठीक है, और अपने जो हाथों से बने हुए सामान है उनको सेल करते हैं। इन्हीं में से ये दिल्ली में लगता है जिस जो है सूरजकुंड मेला। इसमें क्या होता है, दुनिया भर से किसान आते हैं, किसान के अलावा छोटे मोटे ट्रेडर्स आते हैं, मतलब उनके गांव के आसपास के बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं, तो उनको आके वहाँ पे सेल करते हैं। बिजनेस एंड ट्रेड, ठीक है। कुछ गांव में क्या करते हैं मतलब वो छोटी मोटी शॉप भी खोल लेते हैं जिनमें वो कुछ मतलब सामान बेचने लगते हैं, जैसे क्लॉथ्स वगैरह की। आप हो गया गांव में पहले नहीं होता तो वो शहर में ही आते थे ये सब खरीदने, लेकिन अब गांव में छोटी मोटी दुकानें उन्होंने खोलना शुरू कर दी, जिनमें क्लॉथ शॉप, शू शॉप, ग्रॉसरी आइटम, टॉप साइज, ठीक है ना, कुछ छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सब बेचते हैं। तो ये भी एक तरह से धीमे धीमे पॉपुलर हो गया, उनकी इनकम का सोर्स, ठीक है। तो मतलब उन्होंने भी गाँव में छोटी मोटी लेवल पर बिजनेस करना शुरू कर दिया।
ऐसे शॉपकीपर्स क्या होते हैं, ये आइटम्स को खरीदते हैं अर्बन एरियाज, मतलब शहरों से आकर खरीदते हैं, ठीक है, और गांव में जाके छोटे अपनी दुकानों में अपनी में उनको बेचते हैं। तो जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनको शहर में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर में लगभग हर चीज़ अवेलेबल है, आप चाहे खरीदना। तो ये विलेजर्स भी क्या करते हैं कि शहरों से आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, ये चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और इनको बेचना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें वही होती हैं जिनको ज़्यादा आप एडों में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। तो ईजी भी होता है सबको, मतलब पहुँच भी हो जाती है लोगों की, और उन्हें पता भी होता है कि कैसे क्या है, डिमांड है मार्केट में, क्या खरीदना है, ठीक है। उसी हिसाब से ये अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आगे है वाई आर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। आप जानते हैं कि गांव में जो अर्निंग का सोर्स होता है वो तो फार्मिंग होता है। इसके अलावा थोड़ा सा और आपको कैटल रियरिंग ब्रीडिंग जो बताया था। तो इसके अलावा जब कुछ लोग फ्री होते हैं, मतलब ना उनके पास खुद की कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, बाकी का समय जिस समय फ्री रहते हैं, खेती बाड़ी काम नहीं चल रहा होता, तो शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है ना। या इसके अलावा और भी वजह होती हैं, जैसे कुछ फार्मर्स हैं वो भी माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है गुड्स उसको बेचना है शहरों में, तो उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, फिर शहरों की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसा अपने लिए इंतजाम करते हैं जिससे कि वो अपना जो सामान है वो शहरों तक ईजिली पहुंचा सके। इनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, मतलब गांव में आप जानते हैं कि ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते ही नहीं है, लगभग ना के बराबर, लेकिन कुछ हैं जहाँ तक पहुँच अब बढ़ गई है, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में होते हैं और एक सर्टेन टाइम तक, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको किसी शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको मुश्किल से 4-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, आपको कई सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन विलेजेस में फ़िक्स टाइम होता है कि बस कहीं से कहीं तक जानी है, तो जैसे 5 बजे निकलती है, 6 बजे निकलती है, तो फिक्स टाइम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लोग इसलिए भी माइग्रेट करते हैं क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है इन एरियाज़ में, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए वो ट्रैवल करते हैं सिटीज़ में, तो वहाँ जाके पढ़ते हैं। इस तरह लोग माइग्रेट कर रहे हैं आजकल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे गाँव से शहरों की है। अच्छे मतलब कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, मतलब वहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, इस वजह से कुछ एजुकेशन के पर्पज़ से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो शहरों की पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। कह सकते हैं मतलब जो शहर और गांव के बीच में जो डायनामिक कंडीशन है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब गाँव छोड़ के शहरों में बसने लगे हैं, ये पर्पज़ आपको अभी बता दिए गए हैं, ठीक है ना। इस तरह से शहरों की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो शहरों का जो आकार है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले शहर अगर कहीं तक सीमित था तो उनके बाहरी इलाके में आके लोग जगह खरीदने लगे, रहने लगे, तो ऐसे आके शहरों का भी आकार धीमे धीमे बड़ा होने लगा। सो गाइस, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।